नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी स्ट्रेट टॉक के साथ। मैं नेहा शुक्ला आपके सामने उपस्थित हूं। शुरू करते हैं आज की बात। तो दलितों, पिछड़ों, वंचितों पर विपक्ष की बुरी नज़र है। बीजेपी की रैली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का दावा कर रहे थे, वोटर्स को पार्टी की तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ सवाल दलितों की यथास्थिति से जुड़े हुए जो कि भारत में देखी जा रही है, बल्कि कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। और शुरुआत करते हैं आज के कुछ फैक्ट्स के साथ, दर्शकों के सामने रखते हैं कि ये फैक्ट्स आपको भारत में 78 साल स्वतंत्रता के बाद भी भारत में दलितों की स्थिति से किस तरीके से अवगत कराते हैं। भारत में मार्च 1, 2027 इस दिन से जातिगत सर्वे शुरू होगा। मकसद कहा जा रहा है कि पिछड़ों, वंचितों और ख़ास करके जिसकी जितनी आबादी यानी कि उसी हिसाब से प्रतिनिधित्व उन्हें मिलेगा। तो पिछड़ों, वंचितों को प्रतिनिधित्व देना मकसद है। क्या प्रतिनिधित्व दलितों को शोषण से बचा सकता है? आज के इस कार्यक्रम में, इस स्ट्रेट टॉक के अंश में हम ये समझने की कोशिश करेंगे एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, रिकॉर्ड है, वो क्या कहते हैं। 2022 में ही भारत में जो दलितों के खिलाफ विरोध होता है उसमें 13, 1, 2, 3, 4, 5% नहीं, 13% की बढ़ोतरी मात्र एक साल में। 2022 के ये आंकड़े हैं। तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में 13% की बढ़ोतरी, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या संविधान के जरिए मिला प्रतिनिधित्व काफ़ी दिखता है? 78 साल हो गए। मैं बार बार अपने दर्शकों को याद दिला रही हूँ कि भारत को स्वतंत्र हुए 78 वर्ष हो गए हैं। सम्मान ही नहीं, सिस्टम में क्या कंट्रोल, नियंत्रण देना ज़रूरी हो चुका है। ये समय की मांग है। कास्ट सेंसस, इसीलिए बार बार कांग्रेस की तरफ से मांग उठाती जा रही थी और अब भारत भी इस पर जो है, भारत सरकार ने इस पर आदेश जारी किया है। भारत में लगभग 4 करोड़ दलित बंधुआ मजदूर हैं। ये आंकड़े हम अपने दर्शकों के सामने इसलिए रख रहे हैं कि दलितों की जो स्थिति है, मैं कहूँगी कि दयनीय स्थिति है भारत में, वो क्या है वो हमारे दर्शक जान ले। इससे पहले कि हम आज की अपनी जो बात है स्ट्रेट टॉक वो शुरू करें, 2019 में ज़मीन विवाद के 31 मामले ऐसे सामने आए जो 92,000 दलितों से संबंधित पाए गए। और अगर दलितों के मामले में कन्विक्शन की रेट की बात की जाए तो वो बहुत ही जो है निराशाजनक है। 6 दशकों में सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 2 दलित जजों की नियुक्ति हुई है। ये भी दलितों के रिप्रेजेंटेशन, उनके कंट्रोल को, सिस्टम में कितना उनका कंट्रोल है, ये दर्शाता है। दलित समाज आज भी क्या लाचार है, इसको समझने की कोशिश के लिए हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं राहुल नागपाल, दलित राइट्स एक्टिविस्ट हैं। आइए स्वागत कर लेते हैं। भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से जुड़ रहे हैं राहुल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। दलितों की स्थिति जी, भारत में दलितों की स्थिति, इस पर स्ट्रेट टॉक इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बिहार का चुनाव है और लगभग तमाम राजनीतिक दल दलितों, वंचितों, पिछड़ों के हितों के संरक्षण की बात कर रहे हैं, उनको और अधिकार देने की बात कर रहे हैं। बिहार वो धरती है जहां पर ये जो राजनीति का चेहरा है, पिछड़ों की राजनीति का जो चेहरा है, ये काफ़ी समय से फल फूल रहा है। और अब क्योंकि एसआईआर हो रहा है तो चिंता ये जताई जा रही है कि क्या वंचितों, दलितों को उनका अधिकार मिल पाएगा। खैर, ये विवाद अलग है, लेकिन मैं शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस टिप्पणी पर आपकी टिप्पणी से समझना चाहूँगी जो बिहार में उन्होंने आज ही बिहार की धरती से बीजेपी की रैली के दौरान दी है। वो कहते हैं कि विपक्ष जो है वो चिंता तो जताता है लेकिन ये परिवारवाद में उलझा हुआ है। उसने दलित समाज को, पिछड़ों को सम्मान तक नहीं दिया जो परिवार से बाहर हैं। दलितों को सम्मान मिला, नहीं मिला, आप भारत में दलितों की जो वर्तमान स्थिति है वो कहाँ पाते हैं? और एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं उनके खिलाफ अपराधों के, वहां से शुरू कर लीजिए। ये बढ़ोतरी क्या दर्शाती है? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत स्वागत कि आपने ये गंभीर विषय पर चर्चा करना उचित समझा। तो वर्तमान समय में जो मीडिया है वो दलितों के मुद्दों से, पिछड़ों के मुद्दों से भाग रहा हो, सरकार की गोद में बैठ करके कहीं ना कहीं वो सरकार की आवाज में आवाज मिला रहा हो, ऐसे
समय पर मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस जो ये मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, इस पर देश का ध्यान जो है वो खींचना चाहता हूं। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी का जिस भाषण का आपने जिक्र किया कि बिहार में जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि दलितों का, पिछड़ों का जो वोट तो जो पार्टियां हैं वो ले लेती हैं, लेकिन उनका सम्मान जो है वो नहीं करती हैं। जी। तो प्रधानमंत्री जी थोड़ा सा ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में दलितों का कितना सम्मान है। प्रधानमंत्री जी जरा ये भी बता दें कि आजादी आरएसएस के 100 वर्ष जो है वो पूरे हो गए हैं, और आरएसएस के 100 वर्ष में आरएसएस के जो प्रमुख है वो कितने दलित और पिछड़े बने हैं। जरा ये भी बता दें कि बजरंग दल और तमाम जो हिंदुओं के संगठन है उनमें दलितों की क्या स्थिति है, और भारतीय जनता पार्टी में जो टॉप लीडरशिप है उसमें दलितों की क्या स्थिति है। देखिए, ऐसा है नेहा जी कि किसी के ऊपर आरोप लगाना, आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव जी के नेतृत्व में जो बिहार में एक बड़ा सशक्त राजनीतिक दल है, मैं पहले ये बता दूं कि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं जी, एक जी। समाज का प्रवक्ता हूं। मैं दलितों की को पढ़ता हूं, कि आंदोलन को समझता हूं, बाबा साहब फूले, कबीर, इनको पढ़ता हूं, तो मुझे पता चलता है कि उनका सपना क्या था और वर्तमान में दलितों की जो स्थिति है वो क्यों की, उसके पीछे क्या कारण है। जी। तो प्रधानमंत्री जी जिस भाषा का जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को अपने भी गरिमान में झांक करके देखना चाहिए कि उनकी पार्टी में दलितों की क्या स्थिति है, या उनके इस लगभग 12 साल के कार्यकाल में दलितों की स्थिति में जो गिरावट आई है, जो अभी जिस डेटा का जिक्र आपने किया, दलितों के ऊपर शोषण अत्याचार क्यों हो रहा है। प्रधानमंत्री जी को इसका गहन अध्ययन चिंतन करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को क्यों कहना पड़ता है कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मार दो। इतना लाचार प्रधानमंत्री, और फिर जाकर के बिहार की जनसभा में ये कहते हो माननीय नरेंद्र मोदी जी कि जो है वो पार्टियां वोट तो ले लेती हैं, उनका इशारा कांग्रेस की तरफ है, उनका इशारा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ है। बिहार के 2 मजबूत दल हैं, बाकी तो सब उनके घटक दल है, बाकी तो उनके सब साथी हैं। तो रामविलास पासवान जी के सुपुत्र जो अपने आप को हनुमान कह रहे हैं, वो उनके साथी हैं, नीतीश कुमार जी उनके साथी हैं, तो इनको भी वोट दिया दलितों ने, कैसा तो नहीं इनको नहीं दिया। तो जी। ये जो कहना, लालू यादव बिहार की वो आवाज है नेहा जी कि जिन्होंने वहां के पिछड़ों को बोलना सिखाया है, वहां के पिछड़ों को, दलितों को बोलना सिखाया है, और वो राजनीति में कहीं ना कहीं लालू यादव बिहार की राजनीति में अपना एक अहम स्थान रखते हैं। इस बात के कह करके प्रधानमंत्री जी के उनको सम्मान दलितों को नहीं मिला, पिछड़ों को नहीं मिला, पिछड़ों को सम्मान क्यों नहीं मिला। पिछड़े मुख्यमंत्री रहे, दलित मुख्यमंत्री रहे वहां पर, ऐसा नहीं। कांग्रेस ने जितना दलितों को दिया है वो नेहा जी आपको भी पता और मुझे भी पता है। अगर जो भी दलितों को मिला है, आज जो दलित मध्यम वर्ग तैयार हुआ है, करोड़ों करोड़ नौकरियां जो दलितों को मिली, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट दलितों को मिला, और पेट्रोल पंप मिले, गैस एजेंसियां मिली, तमाम वो संसाधन मिले, स्कॉलरशिप मिली, झपट्टे की जमीनें मिली, वो कांग्रेस के राज में मिली है, प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया है। प्रधानमंत्री जी तो हमारी गुहार है कि जो थोड़ी बहुत दलितों की जमीन अभी भी दबंगों ने कब्जा रखी, कम से कम उससे ही आप निकलवा। तो ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी के मैं बयान से बिल्कुल सहमत हूँ। तो दलितों का क्या ये संघर्ष अंतहीन है, खास करके तब जब उन पर जुल्म के मामले बढ़ गए हैं। ये वो मामले जो रजिस्टर्ड हुए हैं, वो मामले नहीं हैं, जो बहुत से मामले सिर्फ क्योंकि आवाज़ सुनी नहीं जाएगी इस डर के दबा दिए जाते हैं। हमारे साथ राहुल नागपाल, जो कि लंबे समय से दलित राइट्स के लिए मुखर रहे हैं, आंदोलनरत रहे हैं, वो जुड़े हुए हैं नई दिल्ली से। राहुल जी, आपने इस बयान को खारिज किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात बिहार की धरती से कही, लेकिन एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, मैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। 13% एक साल में बढ़ोतरी, ये आंकड़े कितना डराते हैं, कितने डरावने हैं दलितों के सम्मान और उनके कानूनी सुरक्षा से अगर जुड़ी हुई बात रखूँ मैं आपके सामने। जी देखिए नेहा जी, एनसीआरबी के जो डेटा है वो निसंकोच वो डरावना है। आजादी के 77 साल के बाद में जब भारत विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा हो और कह रहा हो कि नहीं हम जो है वो हमारे यहाँ जातिवाद नहीं है, हमारे यहाँ ये नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें, और उस दौर में इस देश की चौथाई आबादी पर दलितों पर इस प्रकार के जो है वो कहीं ना कहीं डेटा आता हो हमारे सामने एनसीआरबी का, दलितों पर कितने प्रतिशत का जो है वो शोषण अत्याचार उनका बढ़ा है। तो सरकारों को सोचना चाहिए कि क्यों हो रहा है, कौन से लोग हैं जो दलितों के साथ में इस प्रकार का शोषण अत्याचार कर रहे हैं। और ये तो वो है, जैसा आपने कहा कि जो रिकॉर्ड में आए हैं, जो रजिस्टर्ड हुए, बहुत सारे मामले तो दबा दिए जाते हैं, दलित थानों तक नहीं पहुंचते, उनका विश्वास सरकारों पर नहीं है, उनका विश्वास थानों पर नहीं, क्योंकि उनको पता है कि थाने में हमारे आदमी नहीं है, हमारी सुनेगा कौन। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये दुखद है, नहीं होना चाहिए। चाहे वो स्टेट की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, उनको सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए, उनको ऐसे कानून बनाने चाहिए जो पुराने कानून है उनको भी कम से कम सही तरीके से लागू करना चाहिए, ताकि दलितों के ऊपर होने वाले शोषण और अत्याचार से उनको बचाया जा सके।
साथ ही साथ मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये भी कह देता हूँ, बता देता हूँ आपके चैनल पर आपके दर्शकों को कि दलितों को भी चाहिए कि जिन गाँव में उनके पास जमीनें नहीं है, वो बधुआ मजदूर है। जैसे आपने रिपोर्ट में बताया कि 4 करोड़ से ज्यादा दलित जो अभी भी बधुआ मजदूर हैं, जी। तो उनको चाहिए कि वो गाँव से पलायन करें शहरों की तरफ। शहरों में कम से कम उनका शोषण अत्याचार नहीं होगा, होगा तो कम होगा, और उनको मजदूरी भी कम से कम सुबह से शाम तक जो काम करेंगे वो ताजा मिलेगी। तो किसी के भरोसे नहीं रहेंगे, किसी जातिगत भेदभाव से वो बचेंगे। तो आप समझिए कि दलितों को तो मेरी ये सलाह है कि वो महानगरों की तरफ पलायन करें, और सरकारों से मेरा ये कहीं ना कहीं एक अपील ही कह सकता हूँ मैं, और मैं से ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा, चाहे तो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, कि इस प्रकार के एनसीआरबी के जो डेटा है वो कहीं ना कहीं डरावना है। ये भारत के विकास में बाधा है। भारत में किसी भी जाति, खासतौर से हम दलितों की बात करें तो दलितों को जब तक मुख्य धारा में शामिल नहीं किया जाएगा, जो उसके संवैधानिक अधिकार हैं, जो कहीं ना कहीं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयास के बाद में, तमाम महापुरुषों के अथक प्रयास के बाद में जो संवैधानिक उनको अधिकार मिले हैं, जो थोड़े से नौकरियों में आए, पेट्रोल पंप गैस तो तमाम, जैसा मैंने बताया, तो वो जो जब तक उनको सही तरीके से उनकी संख्या के अनुपात के आधार पर उनकी हिस्सेदारी नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ कि जब तक उनका शोषण अत्याचार नहीं रुकेगा। ठीक है। आपने कहा कि वो दलित जो बंधुआ मजदूरी या लैंड लेस होने की वजह से अपने मालिकों की तरफ से या फिर जिनके लिए वो खेती बाड़ी करते हैं उनकी तरफ से शोषित होते हैं, उनको शहरों की तरफ पलायन करना चाहिए। लेकिन फिर मामले सामने आ जाते हैं कि शहरों में जो शोषण होता है, जो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल होता है उनके खिलाफ में हालिया जो कुछ मामले हैं वो अपने दर्शकों के सामने और आपके सामने रखती हूँ कि एक भारतीय विमानन कंपनी है जिसमें एक असिस्टेंट पायलट जाति सूचक शब्द कहे गए। जी जी, और कहा गया कि जाओ जाकर जूते सिलो। उसके बाद कुछ और मामले सामने आते हैं यूपी से, एमपी से, कि तुम्हारी जाति जो है वो कथा वाचने की नहीं है, फिर उसका सर मुंडा दिया जाता है। फिर ओडिशा चले जाइए, गौ तस्करी के आरोप में 2 दलित युवकों के साथ बहुत ही शारीरिक बर्बरता बरती गई। तो ये सब जो है ये वो बहुत दूर दराज के ग्रामीण इलाकों के मामले नहीं है, बल्कि एक तो नई दिल्ली जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ का मामला है, विमानन कंपनी का मामला है, और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी मामला है जिसमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिन्होंने अपने प्रमोशन से संबंधित आरोप लगाया कि क्योंकि उस जाति से संबंधित रखते थे उनके प्रमोशन में भेदभाव किया गया, उन्हें नहीं दिया गया, बताया गया कि यू आर नॉट सूटेबल। तो ये नई दिल्ली में पढ़े लिखे वर्ग में अगर जाति सूचक शब्दों का शोषण का सामना कर रहे हैं दलित समाज से आने वाले लोग, तो फिर आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक बात बता दूं नेहा जी आपको कि जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं इस देश के सवर्ण समाज के साथ में दिक्कत क्या है जी, वो जहां भी जाता है वो कुछ भी बन जाए, भारत को छोड़ करके वो विदेश में भी बस जाए, लेकिन वो जाति को साथ लेकर जाता है, क्योंकि वो जाति उसको पूजनीय बनाती है। और जब उसके सामने उससे छोटी जाति का आदमी, जो उसके कभी बधुआ मजदूर रहा हो, जिसके बाप दादे कभी हाथ में चप्पल लेकर के चले हो, जिनको कभी जिनके पीछे झाड़ू बांध दी गई हो, जिनके गले में हांडी लटका दी गई हो, जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, वो लोग आज डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष की वजह से यहाँ पहुंचे कि उसके सामने कुर्सी पर वो आंख में आंख मिला करके जो है वो बैठता है या बात करता है, उससे अच्छी इंग्लिश बोलता है, उससे अच्छे कपड़े पहनता है, सूटेड बूटेड रहता है, लंबी गाड़ी में आता है, अच्छे फ्लैट में रहता है। तो ये जो उसका रहन सहन है, ये जो उसका बोल चालने का उसकी जो लाइफ स्टाइल है, वो उस अपर कास्ट के व्यक्ति को ठेस पहुंचाता है। जब वो ठेस पहुंचाता है तो वो उसी जातिगत मानसिकता के आधार पर उसका शोषण करने की कोशिश करता है। और आज का चूंकि जो जैसे आपने पायलट का जिक्र किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर का जिक्र किया, वो रिएक्शन करता है, वो फौरन बोलता है कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो वो मामले फिर प्रकाश में आते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहे प्रोफेसर रतनलाल हो, जिनको एक ट्वीट करने पर गिरफ्तार कर लिया गया घर से, जिनको क्या नाम, जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा, जिनको विदेश जाने की अनुमति नहीं है, ऐसे कितने रतनलाल हैं, ऐसे कितने पायलट हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे, जो एक क्या प्रबुद्ध वर्ग जिसको हम कहते हैं, वो पढ़े लिखे एलिट वर्ग में भी इस प्रकार के शोषण अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन वो जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो उसको बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, वो किसी भी लेवल पर उसको सहन करने की स्थिति में नहीं है। सामने से अपर कास्ट का व्यक्ति जब कोई इस प्रकार की हरकत करता है तो पलट के जवाब देता है, FIR कराता है, SC ST में मुकदमा दर्ज कराता है। तो शोषण तो चाहे गांव हो चाहे देहात हो, यहाँ पर भी पढ़े लिखे लोगों के बीच में शोषण होता है। जब जाति का पता चल जाता है कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट में भी मतलब जाटव, चमार है, महार है, निषाद है, मीणा है, तो वो उसके आधार पर उसको नापना शुरू करते हैं। अरे मुझसे अच्छी इंग्लिश कैसे बोल सकता है, अरे मुझसे अच्छा गाड़ी में कैसे आ सकता है, अरे मुझसे अच्छे फ्लैट में कैसे रह सकता है। तो इससे क्या है कि जातिवादी, जातंकी जो लोग हैं, इनके पेट का पानी हिलता है।
तो जी। सवर्ण समाज जहां भी जाता है वो जाति लेकर के जाता है, इसलिए चाहे तो गांव में शोषण अत्याचार ज्यादा होता है, शहर में इस प्रकार की घटना थोड़ा कम देखने को मिलती है। तो राहुल जी फिर ये माने कि बेशक उसको संवैधानिक अधिकार मिले और बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो है उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के नियम गढ़े, लेकिन समाज में सम्मान 78 वर्ष के बाद भी इस समाज को नहीं मिल सका है। जब बात सवर्णों की तरफ से आती है सम्मान की, तो ये सम्मान नहीं मिल सकता। फिर सवाल आ जाता है प्रतिनिधित्व का। क्या ये जो प्रतिनिधित्व चल रहा है, दलितों की बात हो रही है, जातिगत सर्वे से ये प्रतिनिधित्व और सम्मान जो है ये सुनिश्चित हो सकेगा? मेरा जातिगत जनगणना के मामले में नेहा जी ये मानना है कि जातिगत जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए और ईमानदारी के साथ होनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि देश में कौन सी जाति किस उसका जो स्टेटस है वो क्या है। अगर ब्राह्मण इस देश के अंदर 3-4% है तो वो नौकरियों में कितने हैं, वो जो संवैधानिक संस्थान है वहां पर कितने हैं, कोयले की खदान कितनी ब्राह्मणों के पास में है, पेट्रोल पंप कितने के ब्राह्मणों के पास में है, गैस एजेंसियां कितनी ब्राह्मणों के पास में है, देश के अंदर जो प्राइवेट एजुकेशन जो हब बन रहा है, बनता जा रहा है, जो एजुकेशन तरीकों से दूर जाती जा रही है, उनका जो है वो उसमें उनका क्या योगदान है। तो ये सारी चीजें उसी के आधार पर होंगी। और फिर दलितों के लिए तो इसलिए, पिछड़ों के लिए तो इसलिए जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है नेहा जी, क्योंकि उनका तो जो 22.5% दलितों को जो मिलने वाला आरक्षण है और जो ओबीसी को 27% मिलने वाला आरक्षण है, ये भी पता होना चाहिए कि आजादी के 77 साल के बाद में उनका फुलफिल हुआ नहीं हुआ है, वो पूरा भरा गया है नहीं भरा गया, अभी तक कितने दलितों को नौकरी मिली है, उच्च पदों पर दलित कितने पहुंचे हैं, एनएफएस करके लोगों को नौकरी नहीं दी जा रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जब तक ईमानदारी से जातिगत जनगणना नहीं होगी तो मेरा अपना मानना है कि तब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा। बीमारी को पता करने के लिए जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि एक्सरे होना चाहिए, तो जातिगत जनगणना को मैं भी राहुल गांधी जी की नजर से देखता हूं कि देश का एक्सरे होना चाहिए, ताकि पता चल सके कि कहां बीमारी है और इलाज कहां करना है। दलितों की स्थिति और इसमें सुधार भारत के लिए क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी अगर वंचित रह जाएगी तो क्या ये सही मायने में लोकतांत्रिक मायने में विकास माना जाना चाहिए? भारत को इस वक्त अपने पिछड़ों, अपने वंचितों को भी मुख्य धारा में लाने की ज़रूरत है और जातिगत सर्वे जो है कहीं ना कहीं सरकार इसलिए मानी क्योंकि अब ये ज़रूरी हो गया है। अगर उसने 2047 अगर विकसित भारत का जो संकल्प किया है, दावा किया है, उसे वाकई वो धरातल पर पूरा करना चाहती है। हमारे साथ राहुल नागपाल लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल जी, जातिगत सर्वे ज़रूरी है, लेकिन फिर क्या प्रतिनिधित्व, क्या सवाल आ जाएगा? अभी आरक्षण पर ही इतना बवाल चल रहा है और अगर जातिगत सर्वे, अगर हम बिहार को ही देखें जहां पर कहा जाता है कि एक अच्छी खासी तादाद है वहां पर पिछड़ों की, तो फिर देखिए वो कानून के सामने धाराशायी हो जाते हैं आरक्षण। ऐसे में क्या आपको लगता है कि सिर्फ नौकरियों में ही प्रतिनिधित्व बढ़ाकर सम्मान मिल सकता है या फिर सिस्टम में उनका कंट्रोल बढ़ाकर इस स्थिति को सुधारा जा सकता है? फिर आपने एक बात कही थी कि क्योंकि उनमें बिजनेस स्किल्स की बहुत कमी होती है, क्या इस समाज को बिजनेस स्किल्स में भी जो है दक्ष बनाने की ज़रूरत है? अगर देखो तो बहुत सारे ऐसे कल्याणकारी योजनाएं हैं जहां पर जो स्किल के नाम पर सरकारें योजना ला रही हैं, लेकिन क्या उनका फ़ायदा भी दलित नहीं उठा पा रहा है? और आखिर क्यों दलितों में इसकी कमी देखी जाती है? मूल वजह देखिए, मैं एक बात, आपके 2-3 सवाल हो गए इसमें, मैं भी सोच रहा हूँ कि ईमानदारी से जवाब भी दे दूं सवाल का। जो आपने कहा कि जब जातिगत सर्वे के आंकड़े सामने आएंगे तो फिर प्रतिनिधित्व का मामला जो वो आएगा, निसंकोच रूप से आएगा। अगर दलितों की आबादी 22.5% से बढ़कर के 25% हो गई तो फिर मांग की जाएगी कि दलितों को 25% उनकी जाति की अनुपात के हिसाब से आरक्षण जो वो देना चाहिए। दूसरा, अभी जो 10% सवर्ण आरक्षण सरकार ने संविधान की मंशा के विरुद्ध जो लेकर के सरकार ने लागू किया है, तो उस पर भी सवाल खड़े होंगे फिर कि क्या इस देश के अंदर जो सवर्णों की आबादी है उनको अलग से 10% आरक्षण दिया गया है, उस पर भी सवाल खड़े होंगे। ओबीसी को 27% आरक्षण अभी तक दिया जा रहा है, वो कितना फुलफिल हुआ है? उसके साथ में जब ओबीसी की आबादी गणना में पता चला कि 60% है तो उसको 27% क्यों दिया जा रहा है, उनका क्यों नहीं बढ़ाया जाना चाहिए? पहले तो ये कहा जाता था कि 49-49.5% से ज्यादा हम दे ही नहीं सकते हैं, लेकिन अभी क्या है कि 49.5% से ज्यादा हम इसलिए भी दे सकते हैं क्योंकि वो 49.5% की जो डेडलाइन थी वो तोड़ दी गई है 10% सवर्णों को आरक्षण देकर के। तो निसंकोच रूप से जातिगत जनगणना के बाद में कहीं ना कहीं ये तो होगा कि डिमांड तो बढ़ेगी, और मुझे पता है कि जो
बिहार के जातीय जनगणना के बाद में जो वहां का डेटा आया है सामने, अगर वही देश का हाल रहा, पूरे देश का वही हाल रहा, और मुझे लगता है कि उसी के आसपास रहने भी वाला है, वही देश का हाल रहेगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से जो है वो ओबीसी में अपने अधिकारों को लेकर के मांग उठाएगी, एससी में अपने अधिकारों को लेकर के मांग उठाएंगी, महिलाओं के सबसे बड़ी बात है कि देश की आधी आबादी महिलाओं में कहीं ना कहीं ये उनका प्रधानमंत्री ने कहा कि हम राजनीतिक आरक्षण देंगे, तो क्या राजनीतिक आरक्षण जब देंगे, लेकिन अभी वर्तमान समय में कितनी महिलाएं जो वो किस समाज से आ रही है, दलितों की महिलाएं कितनी है, पिछड़ों की महिलाएं कितनी है, तो वो बहुत सारे सवाल हैं जो उठेंगे। देश के संसाधनों पर किस जाति का कितना कब्जा है, दलितों में जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वर्गीकरण कर दिया गया है कि कुछ जातियों को आगे फिर कोटे में कोटा वगैरह वगैरह, वो आपको भी पता, मुझे भी पता, उस पर कभी बाद में चर्चा कर लेंगे। तो वो एक सबसे बड़ी बात निहाजी ये भी है कि दलितों में भी जो वर्गीकरण हुआ है, तो फिर आपने किस आधार पर वर्गीकरण कर दिया? शेड्यूल था, सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल में भी वर्गीकरण कर दिया, तो उसमें भी फिर हो गया चमार कितना खा गए, जाटव कितना खा गए, महार कितना खा गए, दुसाध कितना खा गए, शेड्यूल कास्ट में कौन सी जाति वो कम मिला है। तो निसंकोच रूप से वो सवर्णों के लिए भी और ओबीसी के लिए भी और दलितों में भी, दलितों के लिए जो महादलित इनको बिहार में कहा जा रहा है, उन पर भी कहीं ना कहीं तो सबका जब डेटा सामने आएगा तो फिर सरकारों की चिंता बनेगी। सरकार को एक पूरा रोड मैप तैयार करना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा कि ये जो कमियां, ये जो बीमारी है, इसको कैसे सुधारेगी, सरकार के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल। ऐसे में क्या ये जो प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं कि अगर बढ़ेगा, अगर सर्वे के आंकड़े सामने आए और ये बढ़ा हुआ हो तो उसके हिसाब से अनुसार इसको बढ़ा दिया जाना चाहिए, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी आपका ध्यान खींचती हूँ। सुप्रीम कोर्ट में मात्र 2 जजों की नियुक्ति हो पाई इतने वर्षों में, 6 दशकों में। क्या सुधार वहाँ से होना ज़रूरी है? क्योंकि जब बात न्याय की आती है तो दलितों के खिलाफ होने वाले अपराध में जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ही दयनीय है। रेप के ही आंकड़े में अगर रखूं सामने तो दलित महिलाओं से रेप के मामलों में सिर्फ 2% का कन्विक्शन है, जबकि एवरेज अगर देखा जाए तो महिलाओं से रेप के मामले में 25% का कन्विक्शन रेट है। जी देखिए, जो जिधर आपका इशारा है कि क्या जुडिशरी में आरक्षण होना चाहिए, तो अभी तो जुडिशरी में आरक्षण है नहीं, वहां पर तो दूसरा सिस्टम वो आपको पता है किस प्रकार से जजों की नियुक्ति होती है। तो वो तो सरकार को, मैं ये कहूंगा कि सरकार को एक प्रॉपर, जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है और अन्य एग्जाम होते हैं, इस प्रकार से भी सरकार को बनाना चाहिए कि वहां पर जजों की, अब जैसे शायद मुझे जितना मुझे जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट में 32-31 के आसपास टोटल जज होते हैं, और उनमें दलित कितने, शायद अभी 2 या 3 हैं, और जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आज तक सिर्फ 2 दलित बन पाए। एक वर्तमान में है गवई साहब और एक इनसे पहले केजी बालाकृष्ण साहब जो हैं वो बन पाए। लेकिन मुझे जितनी मेरी जानकारी है नेहा जी, ओबीसी का शायद एक भी नहीं बन पाया अभी तक, और महिला भी शायद कोई भी नहीं बन पाई अभी तक सीजीआई। तो ये भी सवाल है कि देश की आधी आबादी महिलाओं को भी उनकी हिस्सेदारी के हिसाब से उनकी भागीदारी जो है सुनिश्चित सरकार को करनी चाहिए। और ओबीसी समाज जो है उसको भी चाहिए कि वो, मैं मानता हूं कि उनके ओबीसी मजबूत है, लेकिन फिर भी उसको चाहिए कि वो देश के संसाधनों में उसको आगे आना चाहिए और सरकार से डिमांड करनी चाहिए। महज यादव, जाट या गुर्जर या पटेल जातियों के नहीं, अन्य जो मोस्ट बैकवर्ड है, अन्य जो पिछड़ा वर्ग है, उनको भी मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कम से कम सरकार को उनकी तरफ ध्यान बढ़ाना चाहिए। और न्यायपालिकाओं में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा ये मानना है, मेरी ये मांग शुरू से है कि न्यायपालिकाओं में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। जाति के आधार पर तमाम लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि जब पीटने वाला सवर्ण होता है, पिटने वाला दलित होता है, जज सवर्ण होता है, वकील सवर्ण होता है, सारा सिस्टम सवर्णों के हाथ में होता है, और पीटने वाला जो है वो आरोपी वो भी सवर्णीय। तो ऐसे में ये उम्मीद करना कि किसी भी प्रकार से जो सवर्ण समाज के जज और वकील हैं वो पूरी तरीके से, मैं सारे सवर्णों पर नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं प्रश्न चिन्ह जरूर लगा रहा हूँ कि वो सारे सवर्ण वकील और जज जो है वो किसी भी प्रकार से उसके लिए जो है वो न्याय देंगे, ये कहीं ना कहीं इस पर प्रश्न चिन्ह लगता रहा और वर्तमान में भी लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में क्या राजनीतिक जो दल हैं उनसे अपेक्षा की जा सकती है? पहले तो दलितों की जब भी बात आती थी तो मायावती और बसपा जो है हर एक मामले पर गंभीरता दिखाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लेकिन ये दौर अब ख़त्म हो चुका है। क्या आप ऐसे किसी राजनीतिक दल का अभाव वर्तमान भारत में देख रहे हैं जो दलितों के अधिकारों पर मुखर हो और ये नियमित भी हो, यदा कदा नहीं, नियमित तौर पर जो है दलितों के अधिकारों को लेकर और उनके जो है सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता रखे और अपनी बात लोगों तक पहुंचाए? राहुल जी, देखिए, इस देश के दलितों को जो समस्या है वो देश के मनुवाद से है, ब्राह्मणवाद से है। ब्राह्मणों से नहीं है, ब्राह्मणवाद से है, जो पालकी को ढो रहे हैं।
जी। और मैं वर्तमान में देख रहा हूँ नेहा जी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समय पर उनके बहुत सारे दोस्त सवर्ण थे, बहुत सारे दोस्त बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ब्राह्मण थे, अन्य अन्य जातियों के सवर्ण समाज जिसको आज हम कह रहे हैं वो हुँ, थे, हुँ, जनरल थे। और बाबा साहब को बहुत सारा पैसा भी सवर्णों ने दिया, ऐसा नहीं दिया। मैंने कहीं पढ़ा एक जगह कि बाबा साहब ने एक बार चंदा इकट्ठा किया था 1,11,400 कुछ रुपए ऐसे करके। तो हुँ, बाबा साहब ने कहा कि इसमें 75,000 से ज्यादा मेरे सवर्ण दोस्तों ने दिया है। तो हुँ, सवर्ण हमेशा ऐसा नहीं कि वो सारे खराब है, मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ, हुँ, लेकिन दलितों को, बाबा साहब को भी और बाबा साहब के बाद में आज तक जो सिस्टम दलितों का है, हुँ, उनको दिक्कत किससे, उनको दिक्कत भी सवर्णों से ही है। हुँ, तो उन सवर्णों की जो पार्टियां हैं, सबसे बड़ी हिंदुत्व की पार्टी कौन है, वह भारतीय जनता पार्टी। हुँ, उसको आरएसएस, उसकी मदर संगठन है उनका, तमाम बजरंग दल हो, अन्य संगठन हो, वो सारे संगठन जो है वो कहीं ना कहीं दलितों का शोषण अत्याचार उनके सारे पर होता है, गांव देहात में हर हुँ, तरीके से। अब जी, मेरा कहने का मतलब ये है, इसमें पूरे में इसको इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आप इसको समझिए, हम टीवी पर हैं और ये बड़ी महत्वपूर्ण डिबेट है, महत्वपूर्ण आपने ये सवाल भी खड़ा किया है, तो मैं उतनी ही जिम्मेदारी से जवाब भी दे दूं आपको कि दलितों की जितनी पार्टी, जो आपने हुँ, दलितों की पार्टी की तरफ इशारा किया, मैं वही आ रहा हूँ। दलितों के जितने नेता हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1952 के चुनाव के घोषणा पत्र में, अपने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो उनकी पार्टी थी उसके घोषणा पत्र में 1952-51 में पॉइंट नंबर 43-44 को बाबा साहब लिखते हैं कि हम किसी भी हाल में आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी जैसे संगठनों के साथ कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे। जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्पष्ट कह रहे हैं कि हम कभी जी, गठबंधन नहीं करेंगे। हुँ, लेकिन वर्तमान में जो दलितों की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसको बहुजन समाज पार्टी कहते हैं, हुँ, जिसको माननीय काशीराम साहब ने बनाया और बहन जी आज की उसकी मुखिया हैं, आप उनका पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए। जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिन दो बड़े उस समय बीजेपी तो थी नहीं, जनसंघ था, जनसंघ के बाद में फिर बीजेपी बनी। तो जी, जिस हिंदू महासभा और आरएसएस को बाबा साहब ने हमेशा के लिए दूरी बनाने की बात की, उसी आरएसएस और उसी बीजेपी को हुँ, सबसे ज्यादा अगर किसी ने फायदा पहुंचाया है तो वो हुँ, बहुजन समाज पार्टी ने पहुंचाया है। उन्हीं हुँ, के साथ मिलकर के 3-3 बार सरकार बनाई है। उसी आरएसएस को, जिस आरएसएस ने 1949 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दिल्ली के रामलीला मैदान में पुतला फूंका था, जी, उसी आरएसएस को मायावती जी ने 2002 में 10 लाख रुपए का चंदा दिया था। हुँ। तो तो वर्तमान में चाहे ये तो वो ऐसा ही हुआ, अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। फिर से स्वागत करते हैं अपने सभी दर्शकों का। स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप, हमारे साथ राहुल नागपाल लगातार जुड़े हुए हैं। दलितों की क्या स्थिति है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई दलितों से वोट हासिल करना चाहता है, लेकिन उसकी सुरक्षा, उसके अधिकारों को सुनिश्चित कर पाने में लगभग तमाम राजनीतिक दल कह सकते हैं कि अभी तक फेल रहे हैं, आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी। राहुल जी, अपनों ने ही लूटा, ये बात तो साबित हो गई है समय के साथ, लेकिन बात ये है कि दलित वर्ग भी जब वोट डालने जाता है तो किन मुद्दों पर वोट होता है। हाल के वर्षों में राजनीति में जिस तरीके से बदलाव देखने को मिला, हिंदुत्व के एजेंडे पर बहुत ज़्यादा वोट पड़ते हैं और बटोगे तो कटोगे, इस तरह के नारे भी दिए जाते हैं। इन नारों का असर भी कहते हैं कि बहुत हो रहा है चुनावों में। क्या आपको लगता है कि दलितों को जो है हिंदुत्व के एजेंडे की तरफ आकर्षित कर पाने में राजनीतिक दल कामयाब हुए हैं? मैं जितना समझता हूँ नेहा जी, और मैं जो देखता हूँ, मुझे ये लगता है कि जिस दलित समाज को, अछूतों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म से निकाल करके बुद्धिज्म की तरफ शिफ्ट किया, और बहुत सारे लोग सिख भी बन गए, बहुत सारे लोग ईसाई भी बन गए, ज्यादातर बुद्धिस्ट, कबीर पंथी हो गए, दलित जो है वो रैदास पंथी हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी रैदास के संघर्ष के बाद में, बुद्धा के संघर्ष के बाद में, कबीर के संघर्ष के बाद, अम्बेडकर के संघर्ष के बाद, फूले के संघर्ष के बाद, जो जातियां अभी भी अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ रही और वो हिंदुत्व की पालकी ढो रही हैं। बहुत सारी जातियां हैं, मैं नाम लेके कह सकता हूँ। दलित समाज में खटीक जाति है जो पूरे तरीके से हिंदुत्व को फॉलो कर रही है 99%। वाल्मीकि समाज पूरा हिंदुत्व को फॉलो कर रहा है, और जी, छोटी छोटी जातियां हैं। लेकिन चमार है, जाटव है, महार है, दुसाध है, पासी है, पासवान है, इन्होंने थोड़ा सा हिंदुत्व से दूरी बनाई है। चाहे तो ये बुद्धिज्म की तरफ कन्वर्ट हुए हैं, चाहे अर्जक पद्धति को मान रहे हैं, तो ये जरूर निसंकोच रूप से हिंदू धर्म से उन्होंने दूरी। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का जो मदर संगठन है आरएसएस, उसने दलितों की बहुत सारी जातियों के बीच में, मैं कहूँ कि बहुत सारे चमारों के बीच में, उनके घरों में घुस घुस करके, जाटों के घरों में घुस घुस करके अपनी पैंट बनाई है, और वो हिंदुत्व की जो है वो पालकी जो है वो ढो रहे हैं। और ये सबसे बड़ा नुकसान जो है वो दलितों का हिंदुत्व से भी हो रहा है। और क्योंकि जब तक वो हिंदुत्व को की पालकी को ढोएंगे, तब तक वो अपने हक अधिकार को नहीं समझ सकते हैं। जी, और जैसा आपने कहा कि वोट डालते वक्त जो दलित समाज है वो क्या देखता है,
उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश जब बहुजन समाज पार्टी पूरे अपने उफान पर थी, तो दलितों में खासतौर से जो जाटव है जी। उसका एक तरफा वोट बसपा को जाता था। अन्य मोस्ट बैकवर्ड में चाहे तो वो पूर्वांचल का जो पासी है उसका वोट एक तरफा जाता था, बसपा बहुजन समाज पार्टी को जाता था। दलितों की दो बड़ी जातियां उत्तर प्रदेश में, टोटल आबादी में लगभग 12.5% के आसपास जाटव चमार है और 4% के आसपास जो पासी है। 15% वोट जो है हमेशा बसपा को एक तरफा मिला है। मोस्ट बैकवर्ड में शाक्य, कुशवाहा, मौर्य, पटेल, निषाद, ये जातियां हमेशा बसपा के साथ रही, क्योंकि उनमें काशीराम ना नेता प्रति, तो 20 से 25% वोट हमेशा बसपा के साथ रहा। अन्य मिल जाता था, मुसलमान मिल जाता तो वो सरकार बना लेते थे। लेकिन बसपा को गलतफहमी हो गई कि ब्राह्मणों ने वोट दिया तो 2007 में सरकार बनी, जबकि सर्वे में आया कि मात्र 14 टोटल वोट में से 14% वोट ब्राह्मणों का आया था, 86% वोट जो पिछड़े और दलितों का ही था। तो मैं जो कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर वो होता रहा है। दिल्ली जैसे महानगरों में भी बसपा बड़ी ताकत रही, हिंदी बेल्ट पर बसपा बड़ी ताकत रही, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो मेन जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी थी, जब वो उससे भटकी और उनको दलित समाज को लगा कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के सारे पर बैटिंग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि पिछले दिनों 2024 का जो चुनाव गुजरा है, उस चुनाव में दलित समाज बड़ी तादाद में जो इंडिया गठबंधन है उसकी तरफ शिफ्ट हो गया। क्योंकि किसी भी सूरत में दलित समाज जो अम्बेडकरवादी समाज है, जो कबीर नानक रैदास फूलेवादी समाज है, वो किसी भी कीमत पर हिंदुत्व को मजबूत नहीं करेगा। उसका नेता बिकता तो बिक जाए, वो नेता को छोड़ देगा, लेकिन वो उस पार्टी के साथ जाएगा जो इस देश के संविधान को बचाए रखने की बात करते हो, अपने मूल ढांचे को बचाए रखने की, संविधान के मूल ढांचे को बचाए रखने की बात करते हो, और जो पार्टी के नेता खड़े होकर के ये कहते हो कि मैं 400 सीट दे दो, इस बार हम संविधान बदल देंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर उसी पार्टी के मदर संगठन के लोग आकर के संविधान को जला देते हो, बीजेपी के मंत्री कह देते हो हम तो संविधान बदलेंगे, तो उस पार्टी को वो समाज कैसे वोट दे सकता है जो जिस समाज को संविधान से ही सब कुछ मिला है। और उसके नेता चाहे वो चिराग पासवान हो, जितन राम मांझी हो, प्रकाश राव अम्बेडकर हो, रामदास अठावले हो, मायावती जी भी काफी खामोशी के साथ समर्थन बीजेपी के साथ में। और मायावती जी तो सबको आपको पता है, आप पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है कि 2002 में मायावती जी खुद जो है वो बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए गुजरात में गई थी, और उन्होंने जैसा मैंने कहा कि 2002 में 10 लाख रुपए चंदा भी दिया था आरएसएस को। तो ऐसा नहीं है, तो फिर दलित समाज ने बहन जी को भी कमजोर कर दिया कि तुम जाओ दुनिया की पिछड़ बैटिंग करो। तो दलित समाज वर्तमान में ये देख रहा है, जितनी मेरी समझ है, कि वो किस प्रकार से अपने संविधान को और अपने हकों को बचाए करके उस पार्टी को वोट दे, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो सपा है, चाहे वो अन्य आरजेडी है, छोटी छोटी पार्टियां। लेकिन अब मुझे जो लग रहा है वो लार्ज स्केल पर, नेशनल उस पर, राष्ट्र के पटल पर कांग्रेस से उसको बड़ी उम्मीद है। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से पिछले दिनों संविधान को लेकर के और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत भागीदारी को लेकर के, जातिगत जनगणना को लेकर के जो सवाल खड़े करें, यही वो सवाल थे जो अम्बेडकर का सपना था, जो फूले का सपना था। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय पर अगर दलित नेताओं ने सुधार नहीं किया अपने आप में, तो कांग्रेस का परिचित हो जाएगा। वो नहीं है, ज्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं। जी बिल्कुल, आपने कहा कि दलितों को अपने अधिकारों का ज्ञान है और इसीलिए जो है वो वोट डालते समय इन मुद्दों का ज़रूर ध्यान रखती है, और कहीं ना कहीं लोकसभा के जो नतीजे हैं इस ओर इशारा करते हैं। राहुल जी, एक सवाल अधूरा रह गया, उसका उत्तर मैं नहीं समझ पाई। ऐसा क्या करे दलित समाज जिससे सिस्टम में उसे कंट्रोल हासिल हो? सिर्फ नौकरियों में आरक्षण के जरिए ही ये सुनिश्चित होगा, या फिर जो आपने कहा कि बिजनेस स्किल्स उस तरफ भी काम किए जाने की आवश्यकता है? सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण क्या है जिसके ज़रिए वाकई में दलित समाज को सिस्टम में कंट्रोल मिल सकता है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ही कोटेशन में कोट कर देता हूँ। बाबा साहब ने कहा था कि मैंने आरक्षण के बल पर नौकरियों के अवसर को, आपको नौकरी के दरवाजे तो खोल दिए, सरकारी दफ्तरों के दरवाजे खोल दिए, लेकिन जब तक दलित समाज उद्योग में अपनी प्राथमिकता दर्ज नहीं कराएगा तब तक पूर्ण आजादी नहीं मिलेगी। क्योंकि नौकरी, लेकिन फिर भी मैं बाबा साहब की बात को ही थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ कि 1982 के आसपास तक दलित समाज में लगभग 22 लाख सरकारी नौकरियां थी, 22 लाख। और 1995 तक आते आते ये नौकरियां लगभग जो है पूरे देश में 70 लाख के आसपास हो गई थी। तो और उसके बाद में आज तक, अभी तक अगर हम जिक्र करें तो 1 करोड़ से ऊपर दलितों को सरकारी नौकरी मिली है, वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे चपरासी हो चाहे अफसर हो। जब एक आदमी को लिहाजी नौकरी मिलती है तो 4 लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाते हैं। एक वो जिसको नौकरी मिलती है, एक दो उसके बच्चे और एक उसकी पत्नी। 4 लोगों का कम से कम जीवन बेहतर हो जाता है। और दलित समाज में तो ऐसा भी देखने को मिला है कि अगर एक बड़ा भाई लग गया तो अपने गांव से 3 भाइयों को और लिया, रिश्तेदारों को बुला लिया, सबको बुला करके कहीं इसको लगवा दिया, कहीं उसको, तो बहुत सारे लोगों को दलितों ने काम, उनके संगठनों ने काम किया, चाहे वो
उनके सरकारी कर्मचारियों के संगठन रहे हैं, चाहे बहुत सारे संगठन इस प्रकार के रहे हैं। जी। तो दलितों का जो मिडिल क्लास तैयार हुआ, अगर मैं कहूँ कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी मिली, तो 4 करोड़ दलित जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। महानगरों में आए तो उनको फ्लैट मिल गए, डीडीए में मिल गए, जी। में मिले, पेट्रोल पंप मिली, गैस एजेंसी मिली, पट्टे की जमीनें मिली। तो ये जितना काम हुआ है ये कांग्रेस की सरकार में हुआ है। तो जो चंदा देने वाला समाज दलितों में तैयार हुआ है, जो अम्बेडकर जयंती पर चंदा देता है, बुद्ध जयंती पर चंदा देता है, वामसेप को चंदा देता है, बसपा को चंदा देता है, वो चंदा देने वाला समाज जो है कांग्रेस की सरकार में हुआ है। तो निसंकोच नौकरियों से हमें बड़ी उम्मीद थी और नौकरी हमारी खत्म हुई है। तो जब नौकरी खत्म हुई है तो हम जो है कहीं ना कहीं हाशिए पर जा रहे हैं। और जो मैंने कहा कि जिस प्रकार से निजी क्षेत्र आए हैं और सरकारी क्षेत्र गए हैं, एक समय वो था कि इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो दलितों को नौकरी मिली थोक के भाव। राजीव गांधी जवाहर नवोदय विद्यालय बनवाए तो दलितों को बेहतर शिक्षा मिली, सबको मिली लेकिन दलितों को भी मिली। तो कांग्रेस ने निसंकोच काम किया। लेकिन पिछले 20 साल में जिस प्रकार से दलितों के हाथ से नौकरी जा रही है, और मैं तो दलितों के मैं तो सबसे कहता हूँ कि अगर दलितों की दोनों आंख फूटेंगी तो दूसरों की कम से कम एक जरूर फूटेगी। आज दलितों का बच्चा बीटेक एमटेक करने के बाद बेकार घूम रहा है और उसका बाप जब 10वीं करने के बाद में दिल्ली आया, उसके बाद 2 नौकरी हुआ करती थी, सोचता था ये वाली करो ये वाली करो। आज शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है। आज गांव देहात में रहने वाला बच्चा जो टाट पट्टी पर पढ़ रहा है, वो नीट का एग्जाम देने का सपना नहीं देख सकता है। वो नहीं सोच सकता है कि यूपीएससी का एग्जाम कैसे क्रैक होगा। तो दलितों से, पिछड़ों से, गरीबों से, मैं गरीब भी कह रहा हूँ, किसी भी जाति का हो, उनसे शिक्षा को छीना जा रहा है, उनसे नौकरियों को छीना जा रहा है, उन्हें मजदूर बनाया जा रहा है। और मैं अंत करता हूँ आपके सवाल का कि वो ये है कि जिस प्रकार से मैंने कहा कि 1 करोड़ लोगों को नौकरियां मिली थी दलितों को, 1995 में 70 लाख लोगों को नौकरी थी। आज वो तादाद घट करके 18 से 20 लाख रह गई है और 1935 तक ये घट करके 1 या 2 लाख रह जाएगी। तो दलित 1935 तक सरकारी नौकरियों में खत्म हो जाएगा। ये जो कोठी गाड़ी, ये जो बिल्डिंग बना दी है, इनके बच्चे इन पर सफेदी नहीं कर सकते, या तो लौट करके गाँव जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि धंधा इन पर आता नहीं, बिजनेस सीखा नहीं लोगों ने, 25% दलित अपने आप को बचा पाएंगे। और चाय इनके हाथ में कोई पीता नहीं है। तो दलितों का भविष्य अंधकार में, इसके लिए मैं भी चिंतित। बिल्कुल, तो भारत की असमानता का एक मूल कारण ये भी हो सकता है और भारत की सरकार को इसको नज़रअंदाज करना भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर उसको ये सुनिश्चित करना है कि भारत के हर हाथ में रोजगार, हर हाथ में जो है एक पोषण वाली थाली हो। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपने समय दिया इस रेड टॉक के मन से जुड़े, इसलिए आपका आभार भी व्यक्त करती हूँ। अपने दर्शकों से अनुरोध, जी धन्यवाद। अपने दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि दलितों की बात रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या जो है दलितों की आती है, पिछड़ों की आती है, वंचितों की आती है, और इनके बिना भारत का विकास संभव नहीं हो सकता है। आप क्या सोचते हैं लिखकर भेजिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी विचार साझा कर सकते हैं। जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। धन्यवाद।